हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त? पिछले क्लासेस में हम जो भी टॉपिक किए थे सब हो चुके थे। आज के सेशन में हम दो टॉपिक्स इस चैप्टर में कहेंगे। सॉरी, जो मैं आपको बोला था कि उस लेक्चर में आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, लेकिन दो पॉइंट बचे हुए हैं जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन आपके एग्जाम व्यू से देखा जाए दोस्तों तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, ई कोली इंडेक्स हम जानेंगे मेरे दोस्त। दो पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे, ई कोली इंडेक्स और एक होता है एम्पियन इंडेक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। ई कोली इंडेक्स मेरे दोस्त एक तरह के बोलो तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन शो करता है। यह शो करता है जो भी माइक्रोबियल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी वाटर दिए गए हैं सिंपल दोस्त, उसमें जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है वह स्मॉल क्वांटिटी के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मेरे दोस्त, अगर हम बात बोले तो ई कोली इंडेक्स एक तरह के मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करता है जो भी स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल है दोस्तों दिए गए वाटर में, वाटर सैंपल के दिए गए क्वांटिटी में जो भी स्मॉल क्वांटिटी देता है माइक्रोबायल का या तो बायोलॉजिकल का, माइक्रोबायोलॉजिकल का, वही आपका ई कोली कहलाता है दोस्तों। हम उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे दोस्त, अगर आपके वाटर में 100 ml है, जैसे देखिए आपके वाटर में दोस्तों 100 ml माइक्रोबायल कंटामिनेट है स्मॉल क्वांट। जैसे देखिए आपके सैंपल में एक अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है सर। जैसे आपको दिया हुआ है सर 100 ml कंटामिनेट एमओ है, उसके बाद 200 ml है, उसके बाद 300 ml है, इस तरह से दिया गया दोस्तों। तो इसमें जो भी आपका स्मॉल क्वांटिटी है 100 सर, उसका रेसिप्रोकल होता है सर 100 ml का रेसिप्रोकल 1/100 हो जाएगा सर। यही यह कहता है सर ई कोली इंडेक्स, और कुछ भी नहीं है सर। अगर हम बात बोले मेरे दोस्त, अगर हम अगला पॉइंट जानने की कोशिश करें ई कोली इंडेक्स के बाद मेरे दोस्तों एम्पियन इंडेक्स के बारे में जाने सर। एम्पियन इंडेक्स, एम्पियन इंडेक्स क्या कहता है दोस्त? एम्पियन इंडेक्स कहता है कि जो भी आपके दिए गए वाटर सैंपल है दोस्तों, उस वाटर सैंपल में जो भी एमओ अवेलेबल है उस एमओ का डेंसिटी कितना है। मिस अगर बोले सर तो यह इंफॉर्मेशन देने के काम करता है, गिव्स इंफॉर्मेशन मेरे भाई, यह इंफॉर्मेशन देने के काम करता है। गिव्स इंफॉर्मेशन एमओ इन परसेंट ऑफ वाटर, परसेंट ऑफ वाटर इन डेंसिटी। मीन्स बात अगर करें सर तो एम्पियन इंडेक्स का यही काम है दोस्तों कि जो भी आपका वाटर सैंपल दिया गया है उस वाटर सैंपल में कितना डेंसिटी एमओ अवेलेबल है। जो एमओ अवेलेबल है, माइक्रोबायल अवेलेबल है सर, उन सभी का डेंसिटी क्या है दोस्त? डेंसिटी देने का काम करता है। अगर हम बात बोले मेरे भाई, जो भी हम वाटर को यूज करते हैं सर, कौन सा वाटर, अगर बोले सर होलसेल वाटर हो जाए, या बोले डोमेस्टिक पर्पस से वाटर हो जाए, या बोले सर, या बोले हम ड्रिंकिंग पर्पस से वाटर हो जाए, तो उसमें एम्पियन, ड्रिंकिंग पर्पस से वाटर उसमें एम्पियन और उसमें ई कोली इंडेक्स कितना होना चाहिए। अगर हम बात बोले सर तो उसमें ई कोली इंडेक्स की जो अमाउंट होनी चाहिए दोस्तों वह एम्पियन। पहले हम ई कोली इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि जो भी आपको ड्रिंकिंग वाटर है दोस्तों, उस ड्रिंकिंग वाटर में अगर हम ई कोली इंडेक्स की बात बोले सर तो ई कोली इंडेक्स नील होनी चाहिए, यानी कि 0 होनी चाहिए सर। लेकिन अगर हम बात बोले मेरे भाई एम्पियन इंडेक्स, तो एम्पियन इंडेक्स एक नंबर्स ऑफ होने चाहिए मेरे भाई 100 ml में। एक एनओएस आपके 100 ml में एम्पियन इंडेक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर से। चलिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका। नेक्स्ट चैप्टर की बात बोले सर तो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम समझने की अब कोशिश करेंगे। अब ये आपका चैप्टर हो गया द एंड। यही दो पॉइंट था, और मैं जो लास्ट में बताया दोस्त कि ई कोली इंडेक्स कितना होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में,
या आपका एम्पियर इंडेक्स कितना होना चाहिए, वह आपके एग्जामों में पूछ चुका है सर। फिर ये मत कहना मेरे को कि आपने नहीं बताया था, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हूं दोस्त। अगला जो चैप्टर है मेरे भाई, आप लोग भी साथ साथ हेडिंग दे लो। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए आप लोग दोस्त कि जितने तरह के वाटर हैं, क्या आप खुद प्रोडक्ट करते हो? नहीं सर, हम खुद नहीं बनाते हैं, मुझे नेचुरल मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है। तो कभी ये सोचा है तुमने कि प्राकृतिक में कहाँ अवेलेबल है? मेरे भाई प्राकृतिक में जैसे अवेलेबल है अर्थ के नीचे हो गया या अर्थ के ऊपर भी अवेलेबल वाटर होते हैं सर। अब अर्थ के ऊपर जैसे वाटर अवेलेबल कौन होते हैं? बारिश हुआ जी, बारिश होने के बाद जो भी वाटर अंदर रिस गया, जो भी वाटर अंदर चला गया, उसके बाद जो भी वाटर बचा है सरफेस पे घूमते रहता है, वही आपका सरफेस के ऊपर एबव द अर्थ सरफेस आपका वाटर हो गया। या आप नाला नाली का पानी देखते होंगे, जो भी अंदर जाना था, रिसना था, जिस भी प्रोसेस से उसको हटना था हट चुका, रिमूव हो चुका, क्वांटिटी जो भी बच जाती है सरफेस पे चलती है मेरे भाई, वही आपका एबव द सरफेस हो गया वाटर। अब सर ग्राउंड के नीचे कैसे पानी अवेलेबल रहता है दोस्त? तो जैसे आप चापाकल के पानी देखे होंगे, ग्राउंड के नीचे से आता है, पाइप के थ्रू आता है। जैसे आप बोरिंग करते होंगे, उस भी ग्राउंड के नीचे का पानी आता है मेरे भाई। तालाब खुदवाते हैं, चाहे कुआं बनवाते हैं, सभी के सभी ग्राउंड के नीचे से पानी देने का काम करता है दोस्तों। जैसे रिवर हो गया, रिवर सरफेस के ऊपर ही रनिंग करता है। हिल हो गया, सरफेस के ऊपर ही रनिंग करता है। यानी जो भी सरफेस के ऊपर वाटर रूम मूव कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं दोस्तों, वह सभी के सभी वाटर एबव द ग्राउंड सरफेस होंगे। और जो भी वाटर को हम अंदर से किसी न किसी माध्यम से बाहर निकालते हैं, जैसे पंप के माध्यम से हो गया, डीजल के माध्यम से हो गया, मीन्स बहुत तरह के ऐसे मीडियम है दोस्तों जिसके थ्रू हम वाटर को ग्राउंड से बाहर लाते हैं, तो वह बिलो द ग्राउंड वाटर सरफेस हो गया। सही बात है सर। जो भी आप एक बात समझने की कोशिश करो, जितने तरह की वाटर अवेलेबल है नेचर में मेरे भाई, चाहे वह ग्राउंड के एबव हो, चाहे वह ग्राउंड के नीचे हो, दो ये तरह के वाटर अवेलेबल है नेचर यानी प्राकृतिक में दोस्त, एबव द ग्राउंड वाटर और बिलो द ग्राउंड वाटर। ऐसे बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू बेस वास, उस पर डिपेंड नहीं, मेनली दो है दोस्तों, एबव द ग्राउंड वाटर, बिलो द ग्राउंड वाटर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने तरह के वाटर अवेलेबल है नेचर में, प्राकृतिक में मेरे भाई, सभी के सभी वाटर एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में अवेलेबल है। क्या बोले सर? ऑल वाटर अवेलेबल, ऑल वाटर अवेलेबल इन सोर्स इन फॉर्म्स ऑफ, किस फॉर्म्स में रहते हैं सर? रॉ वाटर के फॉर्म में, रॉ वाटर। मेरे दोस्त ये समझने की कोशिश, देखो हर समय जिंदगी में हंसते रहो, टेंशन नहीं लिया, माइंड में स्ट्रेस नहीं लेगा। माइंड में जब ये स्ट्रेस आ जाता है, जो जब टेंशन आ जाते हैं, तो उस समय आपका लाइफ का द एंड होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आप लाइफ का द एंड मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने रहते हो, और मनुष्य को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए, न कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। डिक्रीजिंग होना चाहिए, घटना भी चाहिए, लेकिन ऐसा मत घट जाओ कि जिंदगी अब बढ़ाने में आपको टाइम लग जाए। मेरे दोस्त जितने तरह के वाटर प्राकृतिक में अवेलेबल है, सोर्स में अवेलेबल है, नेचर्स में अवेलेबल है, सभी के सभी रॉ वाटर में अवेलेबल है दोस्तों। और जो भी रॉ वाटर में अवेलेबल है, जैसे नाली का पानी हो गया, वो भी एक रॉ वाटर में है, समुद्र का पानी हो गया, वो भी रॉ वाटर में, जिससे जो फॉर्म में वाटर अवेलेबल है धरती पे या धरती के नीचे, सभी के सभी रॉ फॉर्म में है। सर रॉ फॉर्म कहने का मतलब हो गया मेरे भाई कि उसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटियां बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है मेरे भाई। अब डिपेंड करता है कि वह किस सोर्स से आ रहा है। जैसे नाली से पानी है तो उसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटियां बहुत ही ज्यादा है। जैसे एक चापाकल का पानी आ गया, उसमें भी कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटियां है, लेकिन उतना है जिससे मनुष्य को ज्यादा हानि ना हो। लेकिन नाला का पानी में इतना ज्यादा है कि मनुष्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगा। जैसे एक समुद्र के पानी है, उसमें भी कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटियां है,
उसमें भी कम 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 है दोस्तों, लेकिन इतना अमाउंट में है कि मनुष्य नहीं पी सकता है। जैसे एक झील के पानी बोले सर, हिल का पानी बोले तो एक मीठा होता है। रीजन है कोई कोई हिल का पानी मीठा, कोई कोई हिल का पानी खरा होता है। रीजन है दोस्तों कि उसमें कंटामिनेट ऑफ साल्ट की मात्रा कितनी है। कोई भी वाटर बेसिकली अगर बात बोले सर, कोई भी वाटर खरा है, नमकीन लग रहा है, या कोई वाटर मीठा है, तो बेसिकली बात है कि उसमें कंटामिनेट ऑफ साल्ट की मात्रा, जो भी वाटर खरा लग रहा है, पीने में नमकीन लग रहा है, उसमें कंटामिनेट ऑफ साल्ट की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। और जो मीठा लग रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं मीठा लग रहा है तो उसमें चीनी मिला दिया जाएगा, शुगर मिला दिया, नहीं, कंटामिनेट ऑफ साल्ट की मात्रा कम है। सिंपल सी बात है। चलिए, जो जितने तरह के वाटर अवेलेबल है धरती पे सर रॉ फॉर्म में, वह सभी के सभी इम्प्रूटिया में बंधे हुए हैं सर। वह सभी के सभी इम्प्रूटिया को गेन किए हुए हैं सर। हाँ जी, इम्प्रूटिया को गेन किए हुए। तो यही इम्प्रूटिया को रिमूव किया जाता है दोस्तों। रिमूव करने के लिए हम ट्रीटमेंट नाम का चीज यूज करते हैं सर, इसीलिए हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। यानी कि जो भी वाटर अवेलेबल है सर रॉ वाटर के फॉर्म में, उसको होलसेम वाटर मिस यूजलेबल वाटर बनाने के लिए दोस्तों हम ट्रीटमेंट प्रोसेस को अपनाते हैं। मिस अगर बात बोले दोस्तों तो टू कन्वर्ट रॉ वाटर फॉर्म टू होलसम वाटर फॉर्म। मिस ट्रीटमेंट दोस्तों, जो भी हमको रॉ वाटर होता है उसको होलसेम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम दोस्त ट्रीटमेंट नाम का चीज यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस सोर्स से वाटर निकल रहा है, उसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां कितनी है, तब हम कौन सा उसमें ट्रीटमेंट लगाएंगे। और अगर कोई भी कम कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां है दोस्तों, तो उसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब एक चापाकल के पानी जो ऑलरेडी अच्छे है, पीने लायक है, उसको ट्रीटमेंट करने से क्या फायदा होगा, उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा। यानी एक इंजीनियर का काम होता है दोस्तों कि पैसा को बचाए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। सिंपल सा फंडा है डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर, पैसा को बचाए और ज्यादा से ज्यादा उसको यूजफुल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वह सेफ रहे। सिर्फ खत्म डेफिनेशन। अगर हम बात बोले सर कि ये होलसम वाटर जो कि यूजलेबल वाटर बनाने के लिए हम ट्रीटमेंट नाम का चीज यूज करते हैं सर, इसमें बहुत तरह के कंटामिनेटेड इम्प्यूरिटिया को रिमूव किया जाता है दोस्तों। और डिपेंड करता है कितना ना मात्रा में है, क्वांटिटी में है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है दोस्त। अगर हम बात बोले मेरे दोस्त कि हम ट्रीटमेंट भी करेंगे सर, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उससे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं सर कि जो भी आपके सामने दिया गया है सर वाटर ट्रीटमेंट, देखिए बेसिकली अगर बात बोले तो रॉ वाटर से होलसेम वाटर में कन्वर्ट क्या करना होता है ट्रीटमेंट प्रोसेस से, उसको दो प्रोसेस में किया जाता है। यह जो भी ट्रीटमेंट करना जाता है मेरे भाई, वह दो प्रोसेस में किया जाता है। या तो आप यूनिट ऑपरेशन कर सकते हो जी, या तो आप यूनिट ऑपरेशन कर सकते हो, या तो आप यूनिट प्रोसेस कर सकते हो। अगर हम बेसिकली बात समझने की कोशिश करेंगे सर कि जो भी रॉ वाटर को होलसेम वाटर में कन्वर्ट करना रहता है सर, उसमें हम दो प्रोसेस को यूज करेंगे। यानी हम दो प्रोसेस को यूज करेंगे सर। पहला प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों कि उसको यूनिट ऑपरेशन करेंगे, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई कि उसको यूनिट प्रोसेस करेंगे। अगर हम बात बोले सर कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस क्या है, तो हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूनिट जो ऑपरेशन होता है दोस्तों, एक सेकेंड मेरे भाई, चलो, ये जो यूनिट ऑपरेशन होता है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जितने तरह के वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है इस प्रोसेस के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से जितने तरह की वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों, वह सभी के सभी वाटर ट्रीटमेंट में फिजिकली बात अगर करें सर, फिजिकली पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व नहीं, फिजिकली ही किया जाता है। अगर सर फिजिकली मीन्स बात जो भी वाटर है मेरे भाई, उसको ट्रीटमेंट फिजिकली प्रोसेस से, फिजिकली पैरामीटर से किया जाता है। फिजिकली बोले तो सर ग्रेविटी के माध्यम से किया जाता है सर, टेम्परेचर के माध्यम से किया जाता है सर। अगर हम बात बोले मेरे भाई ह्यूमिडिटी के माध्यम से किया जाता है मेरे भाई। अगर हम बात बोले सर ह्यूमिडिटी हो गया सर, बायो ह्यूमिडिटी हो गया,
रोटेशन के माध्यम से किया जाता है सर। यानी अगर हम बात बोले सर ग्रेविटी मिस हो गया, जैसे आपके देखे होंगे सर, जब भी बारिश धरती के ऊपर चलता है या चापाकल से पानी आता है दोस्त, तो साफ सुथरा आता है, रीजन है ग्रेविटी मिस। वैसा कंटामिनेट ऑफ वैसा प्रोसेस जो कि कंटामिनेट ऑफ वाटर को खुद रिमूव कर दे, मिस फिजिकली पैरामीटर से रिमूव करे, उसमें हम और आप मनुष्य न हस्तक्षेप करे, न कोई मशीनरी हस्तक्षेप करे, न मैकेनिकली, न केमिकली, न बायोलॉजिकली, तो वह सभी के सभी हस्तक्षेप नहीं करे सर। तो अगर ट्रीट वाटर इसके बावजूद भी हो रहा है, वही फिजिकली पैरामीटर कहलाएगा, जैसे ग्रेविटी के माध्यम से सर, टेम्परेचर के माध्यम से सर, ह्यूमिडिटी के माध्यम से सर, और रोटेशन के माध्यम से। लेकिन अगर हम बात बोले सर यूनिट ऑपरेशन की जगह यूनिट प्रोसेस की, अगर हम बात बोले मेरे भाई यूनिट प्रोसेस की, तो यूनिट प्रोसेस के अंतर्गत जो भी वाटर को ट्रीट किया जाता है, या तो आप उसको मेरे भाई मैकेनिकली करोगे, या तो आप उसको दोस्तों बायोलॉजिकली करोगे। अब मैकेनिकली, बायोलॉजिकली मेरे भाई, या केमिकली, जितने तरह के आपने वाटर को पिछले ट्रीट किया था, ट्रीट नहीं मतलब पढ़े थे कि एक कंटामिनेट होनी चाहिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशिया, आयरन, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सभी के सभी रिमूव करेंगे मेरे भाई इन्हीं प्रोसेस से। या तो कोई केमिकली रिमूव होगा, या तो कोई बायोलॉजिकली रिमूव होगा, या तो कोई मैकेनिकली रिमूव होगा। बायोलॉजिकली रिमूव के मतलब सॉरी केमिकली रिमूव के मतलब अगर समझे सर, तो इस प्रोसेस के अंतर्गत हम जो भी कंटामिनेट को रिमूव करेंगे बाय द कोई ना कोई मेरे भाई केमिकल से ही रिमूव करेंगे। लेकिन मैकेनिकली की अगर बात बोले सर, तो इस प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम कोई वाटर को ट्रीट करते हैं तो बाय द मशीन यूज करेंगे, मतलब मशीन के माध्यम से यूज करेंगे। और अगर हम बायोलॉजिकली की बात बोले सर, तो बायोलॉजिकली माध्यम से कोई भी वाटर को अगर ट्रीट करेंगे दोस्तों, तो वह जो प्रोसेस होगा वह बायो के माध्यम से, बायोलॉजिकल माध्यम से करेंगे। कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, बायोलॉजिकल फॉर्म में बैक्टीरिया होगा, या बात बोले सर बैक्टीरिया नहीं तो सर विषाणु होंगे, कवक होंगे, प्रोटोजोआ होंगे, शैवाल होंगे, इस सभी के सभी फॉर्म्स में हम वाटर को रिमूव करेंगे, यह बायोलॉजिकल माध्यम में मेरे भाई। तो आज की क्लासेस हम यहीं तो देखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका अगर हम बात बोले सर, इसका हम समझने की कोशिश करते हैं सर, एक और प्रोसेस जान ही लेते हैं यार, क्योंकि आप लोग क्लास काफी डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। चलिए हम एक ड्रा करते हैं फिगर को दोस्तों, और देखते हैं कि कैसे ग्राउंड वाटर ट्रीट किया जाता है। वाटर को बेसिकली दो वाटर में ट्रीट कर सकते हैं सर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। तो हम अभी ये डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड वाटर जो ट्रीटमेंट होता है वह कैसे ट्रीट किया जाता है। ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो भी वाटर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सर, वह तो एक रा वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं दोस्तों, रा वाटर के फॉर्म में। उसके बाद रा वाटर को एरिएशन होता है, एरिएशन के बाद सर सॉफ्टिंग होता है, यानी हम इतना प्रोसेस को जानेंगे सर। एरिएशन होता है, एरिएशन के बाद सॉफ्टिंग होता है, सॉफ्टिंग के बाद मेरे भाई फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद मेरे दोस्त समझने की हम कोशिश करेंगे सर, फिल्ट्रेशन के बाद डिफिशियंसी होता है, मतलब वह टूटते हैं, सभी के सभी हम प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिलहाल हम भी ये डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, तो कम्युनिटी में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। मेरे भाई यह एरिएशन जो होता है यह ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में होता है, मतलब O2 प्रेजेंट है तब होगा दोस्तों। और यह जो सॉफ्टिंग होता है, सॉफ्टिंग मेरे भाई हार्डनेस को रिमूव करता है सर, सॉफ्टिंग हार्डनेस को रिमूव करता है। और फिल्ट्रेशन जो होता है सर इम्प्यूरिटी को रिमूव करता है मेरे दोस्त। और डिसनिफिकेशन की बात बोले मेरे भाई, तो इस प्रोसेस में जो भी होता है वह किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यह एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, जिसको यह क्या करता है, मारने का काम करता है।
यह ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट इस तरह से हो जाता है। जैसे सर कोई भी वाटर रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको एरिएशन किया मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवा दिया, ऑटोमेटिक हो जाता है नेचुरल में मेरे भाई। उसके बाद सॉफ्टिंग किया मीन्स हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया सर, एरिएशन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद सॉफ्ट हो गया, उसको फिल्टर किया अपने आप यानी इम्प्योरिटी को रिमूव किया, फिर उसको डिस्निफिकेट किया मीन्स बैक्टीरिया किलिंग ऑफ पैथागोनिक बैक्टीरिया का मार दिया। ये पैथागोनिक बैक्टीरिया एक हार्मफुल बैक्टीरिया होती है जिसको रिमूव किया, मार दिया। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट किए दोस्त, और डिस्ट्रीब्यूट जो किया आप कम्युनिटी में किए, किसी टाउन या किसी शहर में किए। आगे हम जानेंगे किस तरह से केमिकली प्रोसेस से वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसी तरह डायग्राम हम समझेंगे और एक एक टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे, और ये सभी के सभी टर्म जानेंगे। उसके बाद यह चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा। सो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।